बैच 1 में जितने भी लोग कंपल्सरी इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में थे, उनका जूम सेशन शुरू हो चुका है कन्वर्सेशन का, ठीक है। तो वो अपना शेड्यूलर देख कर जरूर लगा लेना, क्योंकि अगर आप वो शेड्यूलर मिस करोगे तो उसको हम तो 1 काउंट कर देंगे, आपका काउंट नहीं, आप नहीं मिस भी कर जाओगे तो हम काउंट कर देंगे। इसीलिए उसको कभी भी लाइटली मत लेना। अगर आपने शेड्यूलिंग किया है अपने स्पोकन बैच का तो जरूर से उसको अपना ले लेना सेशन, ठीक है। चलो आओ ध्यान से देखो, मेलिवोलेंट क्या है भाई? बैड आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा गलत है, आप चाहते हो दूसरों का बुरा हो। आप मेलिवोलेंट एडजेक्टिव है ना, मेलिवोलेंट इंटेंशन रखते हो। फिर आप कहोगे कि मैं तो हमेशा चाहता हूं सबका भला हो, मैं कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रखता हूं कि दूसरों का बुरा हो, तो आप बेनिवोलेंट हो। आप बेनिवोलेंट, उसका सिनोनिम क्या है? काइंड एंड जेनरस, दूसरों का भला चाहने वाला, ऑल के प्रति सच्चा, ऑल्ट्रिस्ट, लेकिन ऑल्टर है इसका रूट। ऑल्टर का मतलब होता है अदर के प्रति सच्चा। फिलांथ्रोप, देखो फिलांथ्रोप भी रूट का बना हुआ है। फिल मतलब लव होता है, जहां भी फिल देखो समझ जाओ लव, और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। फिलांथ्रोप हो गया मानवता प्रेमी। बेनिग्नेंट, देखो बिनाइन का मतलब होता है बेनी का साइन रखने वाला, अभी बताऊंगी। बेनिग्नेंट और बिनाइन ये सिनोनिम इनके, ठीक है। नेक्स्ट आओ मैलेड्रॉइड। मैंने कहा था क्या कि बेनी और वोलेंट, वोल देखो ध्यान से, जैसे आप पढ़ते हो कि वोल पढ़ते हो कि ये हमारी बॉडी में जो हाथ के मसल्स है वॉलेंट्री मसल्स है। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या हुआ? वॉलेंट्री का मतलब होता है कि हम अपनी इच्छा से मूव कर लेते हैं। हार्ट का मसल हो, हमारे लंग्स का हो, हमारे इंटेस्टाइन का, वो वॉलेंट्री मसल्स नहीं होता। तो वोल का मतलब होता है इच्छा, और मैल मतलब बैड इच्छा रखने वाला, अच्छी इच्छा रखने वाला, ठीक है। देख लिया। अब आओ नेक्स्ट पोर्शन में, मैलेड्रॉइड। मैंने ऑलरेडी एड्रॉइड बताया हुआ है। मैंने कहा था एड्रॉइड राइट हैंड होता है, लेकिन राइट हैंड से हम कैसे होते हैं भाई? राइट हैंड से हम स्किल्ड होते हैं। तो एड्रॉइड मतलब स्किल्ड है, तो मैलेड्रॉइड क्या होगा? अनस्किल्ड, क्लमजी, ढंग से काम नहीं कर पा रहे हो, वेरी ऑकवर्ड, नॉट स्किल, क्लमजी, है ना। अगर आप मैलेड्रॉइड हो तो आपसे काम ढंग से नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आओ मेलिडिक्शन एंड बेनिडिक्शन। डिक्शन मतलब वर्ड्स हुआ, यार कुछ ऐसे बुरे शब्द में किसी के लिए कहूं कि उसका नाश हो, तो वो क्या है? श्राप दे रही हूं, मेलिडिक्शन है। लेकिन अगर मैं किसी को ब्लेसिंग दे रही हूं तो बेनी मतलब अच्छे शब्द, डिक्शन मतलब शब्द, है ना। बेनी मतलब अच्छे, डिक्शन मतलब शब्द, तो बेनिडिक्शन होता है क्या? अच्छे शब्द जिनके लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब है ब्लेसिंग। और सिनोनिम में देखो बेनिसन लिखा है, जो कि नेक्स्ट पेज में वो सारे वर्ड्स ही है, इसीलिए अब उसको मैं बताने जा रही हूं। कुलदीप कुछ भी क्लास कट नहीं हुआ है, चल तो रहा है सब। जितेंद्र आप लोग रिटन में हो, इसमें कई बच्चे स्पोकन के भी हैं, ठीक है, जो स्पोकन भी ले लिए और आपका ये बैच भी लिया है, तो उनके लिए कह रही हूं। अब जो सिर्फ टारगेट में हो, पीओ में हो, एयरफोर्स में हो, वो स्पोकन वाले नहीं है, तो उनके लिए वो जूम वाला सेशन नहीं होता बेटा। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब आओ नेक्स्ट, बिनाइन। मैंने कहा भाई बेनी मतलब अच्छा, इनमें हमें अच्छे साइन दिखाई देते हैं, तो वो लोग बिनाइन है। जो अच्छे साइन वाले होते हैं वो काइंड होते हैं, वो किसी का बुरा या डैमेज नहीं चाहते, ठीक है। अब आओ बेनिसन, तो बेनिडिक्शन और बेनिसन सिनोनिम है, और मेलिडिक्शन और मेलिसन सिनोनिम है। देखो मेलिडिक्शन, बेनिडिक्शन, बेनिसन सिनोनिम, मेलिडिक्शन एंड मेलिसन सिनोनिम। देखो आपको दोनों एक जैसा नहीं लग रहा है, तभी तो ये दोनों एंटोनिम है। देखो बेनिसन का एंटोनिम मेलिसन, यानी कि यही तो चीज है। बेनिसन का अगर मैं एंटोनिम पूछूं तो कहोगे ब्लेसिंग का एंटोनिम कर्स होता है, तो बेनिसन का एंटोनिम मेलिसन होगा। कितना आसान है। यस, मैलाफाइड भी तो वही है। फाइड का मतलब क्या होता है? विश्वास, है ना। मैलाफाइड इंटेंशन, जिसका गलत इंटेंशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेनिग्नेंट एंड इंडिग्नेंट। बेटा ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। बेनी का मतलब हुआ अच्छा, बेनिग्नेंट और बिनाइन। अब क्या है, तो मैं क्यों इतना अलग अलग पढ़ाऊं? मैं एक जगह ही सारा फिट कर दिया। देखो तो बेनिग्नेंट, बिनाइन, बेनिवोलेंट, फिलैंथ्रोप, ऑल्ट्रुइस्ट, काइंड, इतने वर्ड है जो सिनोनिम है। इन सब का मतलब हो गया दयालु, जो दूसरों का अच्छा चाहता है, दूसरों का भला चाहता है, सबके प्रति सच्चा है, लोगों को पैसे वैसे देके हेल्प करता है, वो दयालु है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आओ इंडिग्नेंट। बेटा इंडिग्नेंट का अलग मीनिंग है। अगर आप कभी फील करते हो यार मेरे साथ एकदम गलत हुआ, मतलब अंदर से गुस्सा, क्रोध और रोना आता है, ऐसे समय में आप इंडिग्नेंट फील करते हो, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ,
आपको रोना आ रहा है और आप गुस्से में भी हो, एट दैट टाइम पीपल विल से ही इज एक्सट्रीमली इंडिग्नेंट नाउ। देखो, ठीक है। अब आओ बेनिफिशियरी और बेनिफैक्टर। देखो कैसे आपके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव ने आपके नाम पे कुछ धन संपत्ति दे दिया, आपका नाम कर दिया, या फिर किसी ने आपको अच्छा खासा पैसा दिया कि चलो तुम बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो वो कौन है? वो बेनिफैक्टर है, वो बेनिफैक्टर। लेकिन जिसने लाभ प्राप्त किया वो कौन है? वो बेनिफिशियरी। लाभ प्राप्त करने वाला बेनिफिशियरी और लाभ पहुंचाने वाला बेनिफैक्टर। फैक्टर का मतलब हो गया कारक, वो कारक जो दूसरों का लाभ पहुंचाता है वो बेनिफैक्टर है, और जो लाभ प्राप्त करता है वो बेनिफिशियरी है। देखो ध्यान से, क्लियर? नेक्स्ट आओ, आवाज कट रही है? हाँ, बेनिफैक्टर देने वाला होता है बेटा, और बेनिफिशियरी लेने वाला होता है। जो देने वाला है बेनिफैक्टर है, आप क्या हो? आप बेनिफिशियरी हो, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो अपना पैसा धन संपत्ति आपको दे रहे हैं आपको करने के लिए, तो बेनिफैक्टर है, एंड बेनिफिशियरी इज वन हु गेन्स, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेनिफैक्ट्रेस। खुद सोचो, हम एक्टर का फीमेल को एक्ट्रेस कहते हैं, तो बेनिफैक्टर का फीमेल को बेनिफैक्ट्रेस कह देते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर आपको दे रहा है पैसा वगैरह, काम वगैरह शुरू करने के लिए, और वो व्यक्ति महिला हो, तो हम उसको बेनिफैक्टर नहीं बेनिफैक्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। अब आओ, ठीक है, बेनिफैक्टर समझ गए, तो मेलीफैक्टर क्या है भाई? वो कारक जो आपको नुकसान पहुंचाए, गलत इरादा रखे। MAL तो हर जगह की मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग। देख लो, गलत प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, अ पर्सन हुज इंटेंशन इज रॉन्ग और इविल। एक सेकेंड बेटा, पर्सन इतना देर हो गया, कितनी देर में भेजेगा वो? इज रॉन्ग और इविल इज मेलीफैक्टर, ठीक है। अब आओ देखो, सारा का सारा वर्ड में या तो मतलब है कि क्लियर? देखो ध्यान से, मेलीफैक्टर होता है वो पर्सन जिसका इंटेंशन रॉन्ग हो या इविल हो, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, नोटा बेनी। नोटा बेनी क्या है? ध्यान से सुनना, ये फॉरेन वर्ड है। नोटा का मतलब होता है नोट, और बेनी का मतलब अभी बताया था मैंने, गुड। याद रखना, गुड तो एडजेक्टिव है। जब हम वर्ब की बात करें ना, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, तो एडवर्ब होता है गुड का एडवर्ब वेल। नोट वेल, देखो, नोट वेल, ठीक है। नोट वेल इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कॉफ नहीं, ओके, सुनील आर्या लिख रहा है, करती आवाज आ रही है मेरी शायद, देखो अब ठीक है। सुनो, नोटा बेनी का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो मैंने ऊपर लिख दिया नोटा बेनी। जैसे मैंने नोटा बेनी लिखा, आप लोग सब ध्यान से पढ़ोगे इंफॉर्मेशन को। क्यों? क्योंकि इसका मतलब वेल, ठीक है, इसका मतलब है नोट वेल। क्लियर? नेक्स्ट आओ, मैल, अगेन मैल, मेलेज या मेलेडी, इन दोनों का मतलब होता है अस्वस्थता, बीमारी, इलनेस, डिजीज, यही सब है। इसीलिए देखो, मेलेज, मेलेडी, इलनेस, डिजीज, ये सब सिनोनिम है, यानी अनवेलनेस है ना। जब सही नहीं है आपकी तबीयत तो इट इज मैलेडी, देयर इज सम मैलेडी, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, ठीक है, मैलेडी तो जानते हैं, मेलोडी तो कहते हैं भाई मेलोडी ना खाओ खुद जान जाओ, नहीं, लेकिन वो टॉफी नहीं है। मेलोडी इज द ट्यून, एक ट्यून जो किसी सॉन्ग को बनाता है। तो कई ट्यून ऐसे से जुड़ते हैं, देखते हैं ऐसे से ट्यून दिखता है आपको, यही सब साइन होते हैं ट्यून के, है ना। तो वो मिलके एक धुन बनाता है, इसीलिए ट्यून हो या ट्यून से बना हुआ कोई सॉन्ग हो, दैट इज मेलोडी। इसीलिए मधुर जो होता है ना, वो मेलोडियस होता है। एंड मेलोडियस का एंटोनिम ही अभी सुनील तुमने बताया, कैकोफनी, है ना। क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? आओ, अब हम लोग 35 तक खत्म कर ले, क्योंकि सारा मैल और बेनी खत्म हो जाएगा। देखो, मेलिफिसेंस और मैलफियसेंस, मेलिफिसेंस और मैलफियसेंस बेसिकली बात बराबर है। जैसे इसमें क्या है, द बीइंग हार्मफुल,
तो वही तो है डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, है ना। डिसऑनेस्ट एक्टिविटी को भी तो हम मेलिफिसेंस कह सकते हैं, मेलफियसेंस भी कह सकते हैं। लेकिन मेलफियसेंस खासकर वो इलीगल एक्टिविटी है जो कोई पब्लिक ऑफिशियल यानी कि पब्लिक सर्वेंट करता है, और वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो क्या क्या कर सकता है आपको नहीं पता। और अब कितना ज्यादा, जैसे अभी यूपी में निकला है कि एसपी ने जो रंगदारी मांगी थी और वो रंगदारी नहीं दे पाया, तो उसको कितने ढेर सारे केसेस उसके खिलाफ कर दिए थे उसने, इलीगल ड्रग्स रखने का, फिर इलीगल वेपन रखने का, ड्रग्स और इलीगल वेपन्स के केसेस तक, मतलब सोचो किस तरह के लेवल के केसेस थे, और फिर उसको गोली से मरवा दिया। क्यों? तभी तो कहते हैं कि मेलफियसेंस जो होते हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल और कॉर्पोरेशन के द्वारा जो डिसऑनेस्ट एक्टिविटी होती है, उसको, उस विचार को हम मेलफियसेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, जब आप किसी के प्रति मैलिस भावना रखते हो ना, यानी कि रॉन्ग भावना रखते हो, तो सेम देखो ना, MAL कहीं पर भी दिख रहा है हमारे साथ, हम तो इससे ऊब गए इस वर्ड से। क्यों? सब जगह ये दुर्भावना, गलत इरादा, है ना, हार्मफुल, हार्म करने का इरादा, सब जगह तो वही आ रहा है। और कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। कंटेंट्स नहीं कह रहे हैं, सामग्री के अंदर की नहीं बात करें, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। तो मैल कंटेंट और संतुष्ट, मैल कंटेंट हो गया असंतुष्ट। ठीक है, देखो बंद कर रही हूं फिर क्लास में। ठीक है, मेली एंड बेनी, यही दोनों तुम्हें पढ़ा रही हूं। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने लिख लेना 35 तक खत्म कर लिया। अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस में चलेंगे। ठीक है, थोड़ा आज प्रॉब्लम दे रहा है माइक, इसको मैं अभी ठीक करती हूँ, फिर बैठ के एक वो ले आओ। पैसिव वॉइस में लास्ट ये कहा था आपको करने को, और मैंने कहा था इसमें स्ट्रेट अवे खाइए। देखो कि जब एडजेक्टिव, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट होता है तभी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, है ना। अब एडजेक्टिव है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएं? तो उसको जबरदस्ती मैं कह सकती हूं, जबरदस्ती का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। कैसे? मेडिसिन्स आर ऑफुल व्हेन दे आर टेस्टेड, दीज मैंगोस टेस्टेड, दोस मैंगोस टेस्टेड सार का मतलब हो गया those mangoes were sour when they were tasted, and this surface feels smooth का हो गया this surface is smooth when it is felt। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पैसिव वॉइस विज़ वर्ब। अब सुनो, पैसिव वॉइस ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन कुछ कुछ चीजें में आप फंसोगे, तो आप उनको देख ले जरा, इन 5 सेंटेंसेस को करो, और ठीक है आप जैसे भी करना है करो, लेकिन मुझे सिर्फ वर्ब का फॉर्म चाहिए, यानी कि आपको जो देना है मुझे, अरे यार, जो आपको मुझे देना है वो देना है, जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है यहां पे, उसका थर्ड फॉर्म आप क्या लगा रहे हो, मुझे वो चाहिए, है ना। बना तो फटाफट। भूपेंद्र, तुम 5 बार गुड आफ्टरनून करोगे यार, सबका नीचे कर दिया तुमने। चलो, बिडेड, मेरा थर्ड फॉर्म तो बिडेड होता ही नहीं है ना। बिडेड तो आपको बिड का दोनों फॉर्म जो पढ़ाए हैं और जो वर्ब में पढ़ाते हैं उनके दोनों में बिडेड नहीं है। यस बिट्टू, वेरी गुड। हाँ, इज कैसे लगा दिया बेटा आपने? ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पता है क्यों? अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो बिड्स होता, है ना, ही के साथ बिड्स होता। देखो बिड्स नहीं है, इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म है, आपको समझना पड़ेगा। देखो कौन क्या बिडन लगा रहे हो अजनीश तुम। चलो अभी पहले अपना दिमाग लगा लो, उसके बाद मैं बताती हूँ।
देखो ध्यान से, बिड का अगर बोली लगाना है ना, जरा वर्ब के फॉर्म्स जाके देख लो, बोली लगाना अगर है तो तीनों फॉर्म सेम था। बिडन कहां से आ रहा है? तीनों फॉर्म सेम था। अगर आदेश देने की बात थी या गुड इवनिंग गुड नाइट कहने की बात है, तब आप इस्तेमाल करते हो बिड, बेड, बिडन। ठीक है। द स्पाइसेस वर ग्राउंड, वेरी गुड बिटू। द हाइएस्ट प्राइस वॉज बिडन नहीं आएगा अनामिका, क्योंकि ये खुद ही सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम है। बिड, बेड, बिडन तो होता है जब आदेश देने की बात होती है। हो गया, द हाइएस्ट प्राइस वॉज बिड बाई हिम, ये होगा द हाइएस्ट प्राइस वॉज बिड बाई हिम। अब आओ सेकंड में, ये फेल, फॉल का सेकंड फॉर्म है क्या? पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है छोटे छोटे प्रहार बड़े बड़े ओक ट्रीज को भी गिरा देते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है गिराने का, ये सेकंड फॉर्म नहीं है गिरने का, फर्स्ट फॉर्म है गिराने का। ठीक है, इसीलिए होगा ग्रेट ओक्स वर नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आर, और इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है फेल, फेल्ड, आर फेल्ड बाय स्मॉल स्ट्रोक्स। देखो पहले आपको यस गिराने का फेल्ड है ना। दे ग्राउंड द स्पाइसेस, पीसने की बात है, मसाले हम पीसते हैं। ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म ग्राउंड है, थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड है। द स्पाइसेस वर ग्राउंड, बाय देम लगाने की तो खैर जरूरत नहीं पड़ती है ना। द स्पाइसेस वर ग्राउंड। ठीक है। दे ग्राउंड एरिंग पायलट्स, यानी कि जो गलती करने वाले पायलट्स है उनको वो जमीन पर रख देते हैं, यानी कि उड़ने का परमिशन नहीं देते हैं, है ना। उनको फिर उड़ने के लिए मना कर दिया जाता है पनिशमेंट के रूप में। तो ग्राउंडेड होता है क्या? उड़ने नहीं देना, जमीन पे उतारना। तो एरिंग पायलट्स आर ग्राउंडेड, गलती करने वाले पायलट्स को जमीन पर छोड़ दिया जाता है, यानी कि उन्हें उड़ने की परमिशन नहीं मिलती। ओक्स मतलब बेटा सहतूत के ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। कहते हैं छोटे छोटे प्रहार से बड़े बड़े ओक के ट्रीज को भी गिरा सकते हो। इसका मतलब रेगुलर मेहनत करो, बड़े बड़े काम हो जाएंगे। रेगुलर इसका मतलब छोटे छोटे काम करो, रोज बड़े बड़े काम हो जाएंगे। दे हैंग पिक्चर्स ऑन द वॉल, ये जो पिक्चर्स है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हैंग कौन सा फॉर्म है? दे हैंग, टांगना है, और टांगने का होता है हैंग, हंग। पिक्चर्स आर हंग ऑन द वॉल, पिक्चर्स आर हंग ऑन द वॉल। ठीक है, देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताओ। पिक्चर्स हैंग्ड, आराधना उसको फांसी पे चढ़ा दोगे आप? खुद बताओ। ये बेटा वर्ड कैसे लगाए हो? ये तो फर्स्ट फॉर्म है हैंग, टांगने का होता है हैंग, हंग। यस विक्रांत, बिल्कुल सही। हैंग, हंग लटकाना, हैंग फांसी पे चढ़ाना, है ना। बाई टाइम लगाने की जरूरत नहीं बेटा, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है कि दे, समवन, समबडी, वन, ये सब में बाई टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दिया है तो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देख लो। अब आओ विज़र्विस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हो इसलिए आपसे होना चाहिए। अब आप खुद करो।
वेरी गुड रजत, किड्स कर दोगे यार, सन्स है। बहुत अच्छा विक्रांत। वर्व के फॉर्म्स की पीडीएफ डलवा दो बेटा, वो तो आपके वर्व चैप्टर में। एक काम करो, इसमें वर्व का जो फॉर्म्स नहीं है एंड मास्टरिंग फॉर्म्स है ना, वो दोनों डाल दो। मास्टरिंग फॉर्म ऑफ वर्व एंड रूल्स वाला है ना, वो डाल दो इस बैच में। यस विक्रांत, वेरी गुड। ऐप में लाइव वीडियो नहीं चलता है मेरा अभिषेक, आप मेल करो बेटा अगर ऐसा होता है तो। जल्दी जल्दी, हम लोग को जल्दी आगे बढ़ना है, बहुत जल्दी करो। अब हम लोग चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं। बेटा एज वेल एज से शुरू कैसे कर रहे हो तुम विश्व? शुरू करें। द रॉबर्स किल्ड द मर्चेंट एज वेल एज हिज सन्स। द मर्चेंट एज वेल एज हिज सन्स। अब है कि ठीक है V2 है, तो मैं वॉस लगाऊं कि वर लगाऊं? वर किल्ड बाय द रॉबर्स। अब मैं वर किल्ड बाय द रॉबर्स तो ठीक है, लेकिन वॉस की वर्ड, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक चीज पढ़ा होगा कि एज वेल एज से जोड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। द मर्चेंट के अकॉर्डिंग चलेगा तो वॉस आएगा, वर नहीं। ठीक है, देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ। आई हेल्प नीदर हिम नॉर हिज accomplices, ना ही उसकी सहायता की ना ही गुनाहगार के साथियों की सहायता की मैंने। तो नीदर ही, नीदर तो अब हिम नहीं होगा ना बेटा, शुरुआत में आएगा तो ही होगा ना। नॉर हिज accomplices। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं लगाऊं was helped by me कि were helped by me। ठीक है, फिर याद करेंगे, हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है कि जब नीदर नॉर से जोड़ते हैं तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि accomplices के अकॉर्डिंग चलेगा तो प्लूरल होगा। ये नहीं रहा फिर, है ना? समझ में आ रहा है? जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है ना, उसको यहां अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक में सिंगुलर वर्ब, एक में प्लूरल वर्ब। इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज होगा तब ये बनेगा, बाकी तो हमें सब आता ही है कि नथिंग बट टू बर्ड्स। अब ये है V2, तो वॉज सीन होगा कि वर सीन होगा बाई अस, क्या होगा? अब याद करो, जब नथिंग बट से जोड़ते हैं, नथिंग बट से, तो हम नथिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, और नथिंग मतलब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। हो गया, देखो नथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब आता है ना? बीइंग क्यों लगा रहे हो बेटा? ये तो सिंपल पास्ट है। गॉड हेल्प्स नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव। अब मैं क्या लगाऊं? इज हेल्प्ड की आर हेल्प्ड बाय गॉड। अब हम फिर से याद करेंगे कि जब हम नथिंग बट से जोड़ते हैं तो नथिंग के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन याद करो नन बट से जोड़ते हैं तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि द प्लस एडजेक्टिव होता है तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। ये सारे वीर लोग, द रिच सारे अमीर लोग, द पुअर सारे गरीब लोग, है ना? इसीलिए प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। देखो बोलो बेटा, नथिंग अनकाउंटेबल नाउन है, नथिंग बट नहीं, नथिंग। फिर याद करो, दे किल्ड मोर देन वन डियर, याद है? मोर देन वन, मैंने कहा था मोर देन वन अगर एक साथ होता है तो सिंगुलर नाउन लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, मैंने ये बताया था। मोर देन वन डियर वॉज किल्ड होगा। देखो पैसिव वॉइस, ठीक है ना? इसीलिए कोई नई चीज नहीं पढ़ा रही हूं, बस पैसिव वॉइस को दूसरे चैप्टर से मिक्स कर रही हूं, बस और कुछ नहीं। आंसर ये दिया है, देख लेना, खत्म। बोलो।
यस, सब कुछ सही कर रहे हो। सब लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े हुए हो तो बिल्कुल सही बनाओगे। ठीक है, अब हम चले दूसरा चैप्टर में। हमारा वर्ब से रिलेटेड एक आखिरी चैप्टर बच गया है। वर्ब से रिलेटेड एक आखिरी चैप्टर बच गया। अब बताओ कौन सा चैप्टर बच गया? प्रपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब की शीट बन गई बेटा, बन गई है। सुनील आर्या, तुम जब भी मैसेज करते हो मुझे ना, मैं रहती हूँ भयानक, मतलब पता नहीं किस केस में रहती हूँ मैं, मुझे खुद याद नहीं। और तुम्हारा नाम देख के मैं डर जाती हूँ कि यार इसका तो जवाब ही नहीं दिया अभी तक। वर्ब एडवांस, क्या बात कर रही हो आराधना? आपका वर्ब एडवांस पूरा कंप्लीट हो चुका है ना? चलो मैं एक बार डिस्कस कर दूं आपके साथ। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। सही में कहीं तुम सुनील मेरे घर ना पहुंच जाओ। नरेशन बेटा 27 मार्क्स का आता है, और मैं आपको बता दूं पैसिव वॉइस और नरेशन में 47 में 46 भी आने नहीं दूंगी मैं। ठीक है, नरेशन में अगर आपने सिली मिस्टेक कर लिया तब जाके छूटेगा, वरना 1/4 जो आपका सिलेबस है, 1/4 यानी कि 200 में 47 मार्क्स के, और एक आध तो मान लो डिटेक्टिंग एरर के भी होंगे। इसका डिटेक्टिंग एरर का भी मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगी, बड़ा आसान क्वेश्चंस मिलेगा आपको। पैसिव वॉइस के कुछ डिटेक्टिंग एरर्स के भी क्वेश्चंस देंगे आपको बाद में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैं आप लोग को कंप्लीट बता दूं बेटा। टारगेट 1 एंड टारगेट 2 है इसमें विथ एयरफोर्स बैच के साथ, ठीक है, और पीओ के साथ है। विथ एयरफोर्स एंड पीओ बैच इसमें है, जिसमें पीओ वालों को अलग से संडे को एक पेपर में करा देती हूँ। संडे को सिर्फ आपका पीओ का अलग से एक पेपर इसलिए कराना जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि पीओ का क्वेश्चन का पैटर्न है ना, हर साल चेंज कर देता है। ठीक है, हर साल चेंज कर देता है। ठीक है, और बाकी इसमें एयरफोर्स है एंड पीओ है। आपका कंप्लीट डिटेल में बता दूं बेटा कि आपके बैच में सबसे पहले जब टारगेट 1 शुरू हुआ है तो मैंने वर्ब शुरू किया था। हालांकि वर्ब से जानते हो, जैसे अभी भी मैंने बैच नंबर 8 वर्ब से शुरू किया है। वर्ब में सही कहे तो लास्ट में आते थे बच्चे झेल जाते हैं मुझे, क्योंकि उसमें है ना करीबन कुछ नहीं तो मुझे लगता है करीबन 500 वर्ड तो खाली वर्ब के, कंफ्यूजिंग वर्ब के होते हैं, जिसमें सही में बिल्कुल झेल जाते हैं। टेंस से अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ना। तो इसमें जो हम कर रहे हैं सीरियल ऑर्डर में, वर्ब हो गया है, टेंस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद मूड हो गया होगा, एक बार चेक कर लेना आप लोग। उसके बाद इन्फिनिटिव एंड जेरेंड हो गया होगा। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब। उसके बाद इन्फिनिटिव जेरेंड कॉजेटिव वर्ब, पार्टिसिपल, इन्वर्जन हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद देन पैसिव वॉइस, और अब होगा नरेशन। इसके अलावा जो चीजें होंगी वो छोटा मोटा चीज होगा, वो सब छोड़ दे। बाकी ये जरा देखो तो, इतने हो गए ना नरेशन छोड़ के, देखो तो। हाँ सुनील, कभी कभी सही में बिल्कुल लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। पार्टिसिपल विक्रांत हो चुका है, हाँ पार्टिसिपल तो हो चुका है। इन्फिनिटिव जेरेंड के बाद हम पार्टिसिपल क्यों होंगे लास्ट में। ठीक है, पार्टिसिपल थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, ये तो जान लो अच्छी तरह से, और पार्टिसिपल से क्वेश्चन कम ही आते हैं। ठीक है, सो नरेशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नरेशन के बाद इसमें टारगेट 3 ज्वाइन होगा, क्योंकि फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में चले जाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ये सब चैप्टर आ जाएगा। फिर पैरलिज्म, ये सब चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ 02 में, यमुना 02 में बिल्कुल नहीं होगा वर्ब, आपका नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने कहा ना टारगेट 2 एंड एयरफोर्स वगैरह 10 से शुरू हुआ है। तो हम जब भी अपने बैच चलाते हैं ना बेटा, तो एक बार यहां शुरू करते हैं, एक बार यहां शुरू करते हैं, और तीसरा यहां से शुरू होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपके नरेशन के बाद आप में एक और बैच ऐड हो,
अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। देखो बिल्कुल कंप्लीट क्लियर, एकदम क्लियर पिक्चर हम आपको दिखा देते हैं आपके बैच का सिचुएशन का, चले, ठीक है। तो उसके बाद जब आप पैरेललिज्म वगैरह सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तब आप टारगेट 2 एयरफोर्स पीओ वाले को वर्व कराएंगे और उसके बाद सीधा फिर ये बैच आपका उनका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं पढ़ोगे बेटा वैभव, आपको मैंने जब टेंस कराया था तो मैंने कहा था वर्ब के फॉर्म्स रट्टा मार लो, ये कहा था आपको, है ना, वर्ब के फॉर्म्स रट्टा मार लो, क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स ही काम के थे आपके जो टेंस में थे, वरना इसमें वर्ब चैप्टर में खाली कंफ्यूजिंग वर्ब ही तो पढ़ाते हैं। चलो अभी आप लोग अपने आप कुछ नहीं पढ़ोगे, अपने आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ोगे, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नरेशन। वो प्रेमचंद, मुझे पता है बेटा, क्वेश्चन का आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस मैं नहीं दे पाई हूं। अब ये चैप्टर मेरा आखिरी है, इसके बाद मेरा पूरा कंप्लीट नोट्स कंप्लीट हो गया है। अब मेरा नोट्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हो सकता है ये पूरा कंप्लीट नोट्स एक अलग से बुक फॉर्म में आएगा, तो जो लोगों को नहीं, हम लोग को पीडीएफ नहीं, हम लोग को प्रिंट आउट चाहिए, तब वो आप वो बुक ले सकते हो, नहीं तो अभी आपको रुकना पड़ेगा। और वो सबसे पहले तो मैं आपका वो काम करूंगी कि सबका चैप्टर को मर्ज करके सबका क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। चलिए सुनो ध्यान से। नरेशन बेटा हर एग्जाम में 1 ना 2 क्वेश्चन नरेशन के होते हैं, जिसके 25 क्वेश्चन भी होते हैं अगर एग्जाम में, तो नरेशन का एक आध क्वेश्चन होता है। लेकिन खासकर एसएससी इसको बहुत इंपॉर्टेंस देती है। जैसे स्टेनोग्राफर में 10 क्वेश्चन देगी क्योंकि 100 क्वेश्चन पेपर होता है, और एसएससी मेंस में और सीपीओ के मेंस में इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो 25 से लेकर 27 तक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब नरेशन क्या है और क्यों पढ़ना है, याद रखना, स्पोकन में नरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। स्पोकन में मैं डलवा दूंगी, विक्रांत रुक जाओ थोड़ा सा भी, अगर आपको अभी चाहिए तो मैं वो भी करवा दूंगी, छोड़ो, क्योंकि जानते हो मटेरियल इसलिए डलवाते हैं कि मैम ने मैटर डाल दिया, फ्रेजल वर्ब पढ़ाया भी नहीं, ये हो जाता है। अब आप लोग मेंस वाले अगर डिमांड कर रहे हो तो मैं उसको डाल दूंगी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो नरेशन चैप्टर है स्पोकन में हमें जरूरत नहीं पड़ता। क्यों, ध्यान से सुनना। अगर आपने मुझसे पूछा मैम आपका नाम क्या है, तो मैंने किसी को कहा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज। लेकिन अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कहना पड़ेगा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। क्यों, क्योंकि आस्क्ड पास्ट टेंस है तो आगे पास्ट चलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप नरेशन को स्पोकन से रिलेट करोगे तो मैं कहूंगी स्पोकन में इसको करो ही मत, क्योंकि स्पोकन में अगर नरेशन के रूल्स फॉलो करोगे ना तो बड़ा उटपटांग सा सेंटेंस सब बोलोगे, ठीक है। भाई नाम आपका भी तो वही अभी भी है, लेकिन बोलोगे नहीं व्हाट माय नेम वाज, भाई पास्ट का नाम थोड़ी था, आज भी तो वही नाम है आपका, है ना। इसीलिए ध्यान से सुनो, नरेशन चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो स्ट्रेट अवे अपना लॉजिक अपने पास रखो, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है कि नरेशन के रूल्स क्या है, क्यों अप्लाई होते हैं। सबसे पहले जो लोग टियर 3 देने वाले हैं वो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से कि हम कभी भी प्रेसी में, और जो भी असिस्टेंट कमांडेंट या यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं वो याद रखना कि हम कभी भी कॉम्प्रिहेंशन में डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल नहीं करते। डायरेक्ट स्पीच नॉट यूज्ड इन, चलो इसको सेंटेंस को सही कर लो, अदरवाइज जरूरी तो नहीं है, क्योंकि इज नॉट यूज्ड इन प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल हम कभी भी प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि जो आप छोटे क्लास में आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे छोटे क्लास में जैसे कि कछुआ खरगोश की कहानी पढ़ोगे या किसी भी जैसे किसी भी छोटे छोटे स्टोरीज पढ़ोगे तो देखोगे उसमें ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो डाला हुआ रहेगा जो उसने कहा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस सिचुएशन में कि खरगोश कैसे बोल रहा होगा, कछुआ कैसे बोल रहा होगा, है ना। इसीलिए डायरेक्ट स्पीच कहते हैं जो बेसिक फॉर्म ऑफ स्पीच है। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है या हिंदी, मान लो हिंदी नहीं आती है, आप ज्यादा रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी अंग्रेज से कहता है आपका नाम क्या है, तो वो व्यक्ति जाके किसी और को टूटी फूटी हिंदी में बोलेगा, वो पूछा आपका नाम क्या है, वो पूछा आपका नाम क्या है। इसका मतलब है ही डजंट नो हाउ टू कन्वर्ट दैट सेंटेंस। वो ये नहीं बोल पाया कि उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, ये कन्वर्ट नहीं कर पाया वो, इसलिए वो सीधा सीधा जो उसने कहा ना उठा के पेश कर दिया। इसलिए कहते हैं जो बेसिक फॉर्म ऑफ स्पीच है वो डायरेक्ट स्पीच है। इसलिए डायरेक्ट स्पीच को हम जब हाई लेवल चीजें बता रहे हैं यार, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। इसलिए नरेशन का इस्तेमाल याद रखना कि हम इन डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन में, और वो टियर 3 का मुद्दा है। इसलिए प्रेसी का मतलब ही होता है बेटा जब आप किसी चीज को 1/3 में लिखते हो और उसमें अपने शब्दों का इस्तेमाल करके, ठीक है, यानी उसका पूरा निचोड़ लेते हैं और अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे उस व्यक्ति ने कहा
या कहता है, सेज मतलब कहता है, आई वर्क हार्ड। देखो उसने कहा, वो कहता है मैं मेहनत करता हूं, वो कहता है मैं मेहनत करता हूं, तो बन गया उसका इनडायरेक्ट, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। इसका मतलब खुद सोचो कि हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज किया। हाँ, प्रोनाउन चेंज किया तो एक चीज चेंज हो गया कि भाई ही के साथ वर्क नहीं वर्क्स लगता है, यानी कि ठीक है, इतना तो समझदार होना चाहिए कि हम जिस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही के साथ वर्ब में एस लगना चाहिए, वो हमने खुद कर लिया, ठीक है। लेकिन इसमें ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ गया और ये क्यों आया, और ये आई ही में क्यों चेंज किया, ये देखो। सबसे पहले ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, हाँ, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है, सचिन देखो टियर 3 में सिर्फ 20 दिन मिला है, हमने अपना बैच अनाउंस कर दिया, क्योंकि बात क्या है कि हमें था कि चलो टियर 2 टियर 3 दोनों का एक साथ तैयारी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स का एडमिशन कम हुआ तो मैंने थोड़ा बैच को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि हम बहुत छोटे बैच लेकर नहीं चल सकते, कम से कम 1000 के ऊपर एडमिशन हो तभी हम बैच शुरू करेंगे। तो अभी हमने उसको थोड़ा एक्सटेंड इसलिए किया, वरना स्टूडेंट नहीं समझ रहे 20 दिन में तो आप तैयारी कर ही नहीं सकते हो टियर 3 का, 20 दिन में टियर 3 की तैयारी हो ही नहीं सकती, ठीक है। वही मैं कह रही हूँ, अभी से बच्चा लोग को कम से कम है ना, टियर 3 को साथ में आधा घंटा रोज दे देता तो उससे भी चलता, ठीक है। वीक में 3 डेज मेरा क्लास होता, बाकी 3 डेज आधे घंटे अपने आप को दे देता। लेकिन अभी सबका है कि नहीं, पहले टियर 2 देंगे, टियर 2 के बाद 20 दिन में टियर 3 की तैयारी बहुत मुश्किल है। हम तो दे देंगे आपको, लेकिन आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे तब ना, ठीक है। आ जाओ, देखो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जो कथन वाले सेंटेंसेस होते हैं, कथनात्मक। कथनात्मक का मतलब क्या होता है, सिर्फ कुछ बताया गया। क्या बताया गया, आई वर्क हार्ड, बताया गया क्या, आई वर्क हार्ड, भाई ये सिर्फ कुछ बताया गया। अगर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो कंजंक्शन दैट लगता है, इसका मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लग गया, ठीक है। और चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है, भाई चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या है, तो देखो खुद ही सोचो, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है। मैं कहूंगी आई वर्क हार्ड तो आप कहोगे मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड। अगर मैं आप अकेले को कहूं यू वर्क हार्ड तो कहोगे मैम सेज दैट आई वर्क हार्ड। अगर आप क्लास में सब बैठे हो, मैं कहूंगी यू वर्क हार्ड तो आप कहोगे मैम सेज दैट वी वर्क हार्ड। और अगर मैं आपको कहूंगी ही वर्क्स हार्ड तो आप कहोगे मैम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कहेंगे कॉमन सेंस इज ऑल्सो नॉट सो कॉमन, है ना। इसीलिए यहां पर हमने एक रूल लिख दिया है कि सन 1 2 3 रूल है कि आप देख लो क्या है, फर्स्ट पर्सन है क्या, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है, आई और वी, ओके। अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो चलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार गया, एस फॉर सब्जेक्ट, है ना। तो देखो तो ये सब्जेक्ट के अनुसार गया तभी तो देखो ही बन गया, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार गया तो ही बन गया, ओके। देखते हैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मतलब क्या हुआ। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार देखो तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्यों जानते हैं हम, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अनुसार देखो तो मी वर्क हार्ड थोड़ी बोलोगे, इतना तो आप पढ़ के जान चुके हो पैसिव वॉइस कि आई पीछे जाता है तो मी बन जाता है और मी उठ के आगे जाता है तो आई बन जाता है। देखो आई बन गया, आई वर्क हार्ड, है ना, ओके। थर्ड पर्सन लिखा था क्या, देखते हैं जरा थर्ड पर्सन क्या लिखा था। थर्ड पर्सन लिखा था नो, एन फॉर नो चेंज, है ना, यानी कोई चेंज नहीं होगा। देखे जरा, ही सेज शी वर्क्स हार्ड, ओके, शी का शी ही रहा बस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो स्मॉल हो गया कैपिटल से, राइट। अच्छा, सेकेंडली ये जो सेज है ये सेज टू टेल क्यों बन गया भाई, ये टेल कैसे बन गया, से टू टेल कैसे बन गया, अभी तो नहीं था कुछ, से का से ही था, है ना। देखो इसमें तो से का से ही था, वहां से का टेल कैसे बन गया, ये देख लेते हैं, ध्यान से देखो। से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, लेकिन से टू रहेगा ना तो टेल बना दो। उसी तरह से पास्ट का वाक्य होता तो सेड ही रहता, लेकिन सेड टू होता तो टोल्ड बनाते। इसीलिए यहाँ पे से टू दिखा तो टेल बना दिए, और यहाँ पे से टू नहीं दिखा तो से ही छोड़ दिए हम। देखो ठीक है, कितने टियर होते हैं सीजीएल में बेटा, 3 टियर्स होते हैं, है ना, टियर 1, टियर 2 और डिस्क्रिप्टिव होता है टियर 3। और स्पोकन का डिक्शनरी बेटा अभी टाइम लग जाएगा, मेरे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो रिपोर्टिंग वर्ब, अब कहोगे मैम ठीक है, यू वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, टेंस में क्यों नहीं चेंज हो रहा है। उसका रीजन ये है कि इसको देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो
तो जो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच होगा ना, रिपोर्टेड स्पीच होगा, वो चेंज नहीं करेगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो जो टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो परिवर्तित नहीं करेगा। जैसे अब आते हैं हम, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में करके दिखाती हूं, बाकी आप करना। ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें कहा गया था दैट लगाना है। ओके, फर्स्ट पर्सन हमें कहा गया था सब्जेक्ट इस तरह से सन 1 2 3, यानी आई और वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो आई ही के अकॉर्डिंग किया तो ही हो गया, हमें पता है ही के साथ नोज लगता है, और थर्ड पर्सन है ये हर, नो चेंज होगा तो हर को हर ही छोड़ दे, एंड हर फैमिली। देखो थर्ड पर्सन तो नो चेंज था, ठीक है, क्लियर। बाकी वो सब होता है बेटा, वो जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह वो होता है ना, कंप्यूटर सीपीटी जो होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह जो होता है वो अलग है। हाँ चलो ये पूरा बना के दिखाओ फटाफट। वेरी गुड, बस खाली आपको प्रोनाउन ही तो चेंज करके दिखाना है। हम लोग इसमें वो क्या आप कहाँ तक किए हैं? क्योंकि आप 8:35 9 शुरू नहीं किए थे, 9 शुरू नहीं हुआ था इसमें, ठीक है। Tier 3 में बेटा आपको किसी भी टॉपिक पे एसे और लेटर लिखना आता है। शुरू करें अब। चलो देखो, he has said to me, you know economy is in problem now। has said मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट है ना, बस खत्म। तो he has तो लगा दिए, said to change हुआ told में, he has told me that, हो गया। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन नो के पहले आएगा तो आई आ जाएगा ना। आई नो दैट, यू नो, आई नो, हो गया। इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम नाउ। अब कहोगे नाउ का देन, बेटा नाउ का देन नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो
तो कुछ में भी चेंज नहीं होगा। टेंस लिखा हुआ था ना, टाइम प्लेस सब मान लो, ठीक है। पीपल विल से वी विल वोट फॉर हिम दिस टाइम टू, फ्यूचर है, अगेन नो चेंज, से खाली दैट। अ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो पीपल के अकॉर्डिंग वी चेंज करेगा तो बहुवचन होगा, क्योंकि पीपल तो बहुत सारे। दे विल वोट फॉर थर्ड पर्सन, नो चेंज, हिम दिस टाइम टू। देखो एससी और लेटर इंग्लिश में प्रियंकित आपको अपना लैंग्वेज चुनना है बेटा, हिंदी के इंग्लिश जो लैंग्वेज चुनोगे उसमें होगा, ठीक है। लेकिन हिंदी वालों को मार्क्स नहीं आता, ये जान लो। यूपीएससी हो, एसएससी हो, हिंदी मीडियम वालों का पता नहीं क्या हुआ है। यूपीएससी वाले भी हिंदी मीडियम में, अब तुम सोचो ना, हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो 32वां रैंक रहता है उसका, तो भी बहुत खुश होता है। इंग्लिश में आप समझ जाओ तो रैंक ही नहीं है हिंदी मीडियम वालों का, ठीक है। आज से करीबन 10 साल पहले पूरा धरना प्रदर्शन यहाँ हुआ था कि हिंदी हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारी भाषा है, मातृभाषा है। बहुत हल्ला हंगामा किया, हो गया, ठीक है। आप बोल के हल्ला करके किसी का बुरा करना चाहते हो, वो साइलेंटली हिंदी मीडियम वालों को का पूरा बुरा कर दिया, ठीक है। होता है ना, जो हम लोग जैसे होता है ना, मैं जब गुस्से में होती हूँ भाड़ धाड़ बोल दिया मैंने, फिर मेरे मन में कुछ नहीं रहता है। लेकिन जो बहुत ही कनिंग होते हैं ना लोग, उन लोग क्या कहते हैं, अंदर से घात करते हैं। हिंदी मीडियम वालों को ऐसे उखाड़ के फेंका कि हिंदी मीडियम वाले बिलबिला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, क्या कर लोगे। पहले तो रिजल्ट भी आता था, उन लोगों ने खुद ही कह दिया कि आ देखो हम भी है। भाई आप ज्यादा नजर में मत आइए, अगर आप में कुछ भी थोड़ा इश्यू है तो बहुत नजर में खुद ही आए। हमारे यहाँ भी कुछ टीचर्स जब कुछ 2018 में बदमाशी किए थे, उसमें 2-4 टीचर जो बढ़ चढ़ के भाग लिए, तो मैंने कहा यार ऐसे ऐसे लोग भी हैं मेरे यहाँ पे जो 2-2 लाख रुपया लेके जा रहे हैं, जिनकी सही में बिल्कुल कोई लेवल नहीं है। तो मैंने उनको यही समझाया था, बाद में कि माफी मांगे मैंने यही कहा कि सर आप लोग को चुपचाप रहना चाहिए था, क्योंकि आप ही हो जो ध्यान मेरा अपनी तरफ आकर्षित किया। यही हाल हुआ है यूपीएससी में। हिंदी मीडियम वालों को शांति से पढ़ना चाहिए था, पूरा संवैधानिक अधिकार। यार हम लोग सोचते हैं ना कि हिंदी बहुत बड़ी भाषा है, हमारी मातृभाषा है। बेटा सबसे पहले आप महाराष्ट्र में चल जाओ, वहां पे मराठी बोलोगे तभी तुमसे बात करेगा, वरना हिंदी तो पता ही आपको बिहारी और यूपी वालों के साथ क्या ट्रीटमेंट है। कलकत्ता चले जाओ, वहां पे हिंदी तो बोलेगा ही नहीं आपसे, ठीक है ना। कलकत्ता में कई बार गई हुई, इसीलिए मुझे बंगला समझ में आने लगा है, बिल्कुल पूरी तरह से समझती मैं बंगला, ठीक है। उसके बाद साउथ तरफ चले जाओ, कोई हिंदी नहीं बोलेगा। तो इसीलिए हिंदी लेके अगर हम लोग चलते हैं ना, तो हम लोग बहुत सीमित रह जाते हैं। क्या करोगे। कुलदीप सीएचएसएल का टियर 2 और सीजीएल का टियर 3 बात बराबर है, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ऐसे का जो लेवल होता है, मतलब टॉपिक का लेवल, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बात बराबर है, ठीक है। हरी इज सेइंग टू मी हो गया, हरी इज सेइंग टू मिलके क्या बनेगा, टेलिंग बनेगा। हरी इज टेलिंग मी दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी आई के साथ एम आता है, डिस्टर्बिंग, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो ही नहीं होगा भाई, लास्ट में लगाओगे तो हिम होगा ना। आई एम डिस्टर्बिंग हिम, इतना तो देखना पड़ेगा ना कि सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट के प्लेस पे तो ही, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे वर्ब के बाद है तो हिम, ये होगा ना। देखो ध्यान से, क्लियर। नेक्स्ट सुनो, अब हमने आपको मना किया था कि टेल के बाद टू नहीं आता, क्यों नहीं आएगा। फिर चलो वापस, टेल के बाद टू क्यों नहीं आएगा, वापस चलो सुनो। एक बात बताओ, से टू मिल के टेल बना है, तो टेल के बाद टू कहां से लाओगे। सेड टू मिल के टोल्ड बना है, तो टोल्ड के साथ भी टू नहीं आ सकता, है ना। टेल और टोल्ड के बाद टू नहीं आ सकता, क्लियर। नेक्स्ट आओ, उसी चीज को तो मैं समझा रही हूं उसमें कि भाई वी टोल्ड टू हिम गलत है, वी टोल्ड हिम। ही सेड मी नहीं भाई, सेड टू मी लगाओ, क्योंकि सेड मी कुछ नहीं होता, या तो सेड टू मी होगा नहीं तो टोल्ड मी होगा। एंड अवर टीचर टोल्ड टू ओपन, भाई टोल्ड किसको, याद रखना 2-3 चीजें, ध्यान से सुनना। से टू भाई किसको, अगर मैं कहूं आई से टू तो बोलोगे किसको, हिम तो लगाओगे ना, खाली ऐसे थोड़ी बोलोगे आई से टू आई वर्क हार्ड। आई से टू किसको भाई, आई वर्क हार्ड, तो कहोगे आई से टू हिम। ओके हाँ अब समझ में आया, क्यों, क्योंकि से टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो। लेकिन ये से टू मिलके अगर टोल्ड हो गया तो इसका मतलब टोल्ड के बाद भी तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, है ना। इसीलिए आवर टीचर टोल्ड किसको, आंसर यहां पे, ठीक है। कुछ लोग कहते नहीं आपने बताया टोल्ड के बाद टू नहीं आता, भाई टोल्ड के बाद टू नहीं आता अगर यहां पे ऑब्जेक्ट हो तब, तो टीचर टोल्ड टू अस नहीं होगा, ये मैं कह रही हूं। टीचर टोल्ड टू अस नहीं होगा, ये कह रही हूं मैं। टोल्ड अस तो चलेगा ना, हाँ अब है ये ध्यान रखना, सेकेंड लगाना है हमेशा एक ही चीज तो करते हैं, सेकेंड वर्ब लगाना है तो 2+ वर्ब के बेस फॉर्म से लगा दो, हमेशा यही काम तो करते आए ना। सेकेंड वर्ब को जोड़ना है तो 2+ वर्ब का
बेस फॉर्म। देखो तो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? लेकिन फिफ्थ का बच गया है। फिफ्थ समझाने से पहले मैं आपसे जो पूछ रही हूं, पहले बताओ, मैंने कहा टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? सब्जेक्ट के बाद ये टोल्ड वर्ब है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में टू नहीं आएगा। ओके फाइन। तो चलो हम सेड मी लगा लेते हैं। नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। यही तो सेड टू है, वही तो मिलके टोल्ड बना है। यही तो सेड टू है जो मिलके टोल्ड बना है, इसलिए सेड टू मी होगा टोल्ड, है ना। और 8 नंबर ये है, अवर टीचर टोल्ड किसको? किसको? ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है, यानी 8 नंबर का हम आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन लिख के आपको दे देंगे। ठीक है, पहले ये बताओ, समझ में आया? एक छोड़कर, अभी एक नहीं बताया मैंने इसमें आपको, 5 नंबर नहीं बताया। बोलो। ऑब्जेक्ट के पहले टू आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट के बाद टू इसलिए आया क्योंकि सेकंड वर्ब को जोड़ना है ना। मेरा स्पोकन का क्लास देखना, या इन्फिनिटिव का भी जानते नहीं हो, सेकंड वर्ब जोड़ना रहता है तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से जोड़ते हैं। ठीक है ना। आई वॉन्ट क्या? टू गो होम। ठीक है, समझ में आया? तो सेकंड वर्ब लगाना था तो टू लगाया। अब सुनो, ही वॉज टोल्ड टू लीव, कोई इश्यू नहीं। क्यों? क्योंकि ये टू टोल्ड के बाद वाला टू नहीं है। मैंने कहा टोल्ड यानी टेल और ऑब्जेक्ट के बीच में टू नहीं आना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है। टू लीव का मतलब टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये तो इन्फिनिटिव वाला टू है ना। ये तो इन्फिनिटिव वाला टू है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। ठीक है, दो को रिपीट करें। मैंने बता दिया आपको, ही हैज सेड, सेड टू का मिलके टोल्ड हो गया। ही हैज टोल्ड मी दैट सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आई, अब पूरा सेम है बिल्कुल। हाँ, टू ओपन इन्फिनिटिव है। यस, क्लियर? इसके आंसर्स में थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, वो मैं कर दूंगी। अब आओ जरा इन सब सेंटेंसेस को पहले देखो और इनको आप बनाने की कोशिश करो तो जरा। स्पोकन क्या वो वाला? इसको अभी इम्प्रूव करके आज ही डाल देना इस बैच में नरेशन। देखिए नीचे बोलो स्पोकन का पोस्टर जल्दी करना है आज। हाँ, नरेशन ये तो रूल्स फॉर मेकिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो बेटा इस बैच में ऑलरेडी अपडेटेड है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अपडेटेड है, दोनों साथ साथ किया। देख लो एक बार, देख लिया? अब सुनो, एक बात बताओ। ओह, सन है ये, सम नहीं है। ठीक है, सन इज अ स्टार। सुनो ध्यान से, ही सेड दैट द सन इज अ स्टार। भाई रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में आ गया, अभी तक जो पढ़ाया वो मामला खत्म। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो,
तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन का टेंस वगैरह चेंज मत करना, टाइम चेंज मत करना, प्लेस चेंज नहीं करना, है ना। अब दूसरा सुनो, अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में नहीं है, अब सॉरी प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, अब रिपोर्टिंग वर्ब हो गया पास्ट में, तब क्या करोगे? सुनो ध्यान से। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। पहले रिपोर्टेड स्पीच देखो है क्या भाई, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ लग रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, लेकिन प्रोवर्ब या फ्रेज मानते हैं हम इनको, है ना। कहते हैं टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इसका मतलब होता है कि अगर कई लोग हाथ लगा देना तो काम बिगड़ जाता है ना, कई लोग हाथ लगा दे तो काम बिगड़ जाता है। ये एक ईडियम है, क्योंकि यहाँ पे कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ब्रॉथ का मतलब सूप होता है। कई कुक्स मिलके अगर सूप बनाने लगे तो अगर दो लोगों ने भी उसमें नमक डाल दिया तो मामला ही खत्म, है ना। इसीलिए ये क्या है, ईडियम है, क्योंकि इसमें कुछ हिडन मीनिंग छिपा हुआ है। आई गो टू स्कूल डेली, ये बता रहा है इसका प्रेजेंट रूटीन है। एंड आई यूज टू गो टू स्कूल डेली, इसका मतलब है कि ये पास्ट रूटीन है। देख लो, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। 1 से लेकर 6 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि ठीक यूनिवर्सल ट्रूथ तुम पहचान रहे हैं, प्रोवर्ब्स इडियम्स वगैरह होता है ये भी समझ गए, प्रेजेंट रूटीन दिख रहा है, पास्ट रूटीन दिख रहा है, और ये सीधा हिस्टोरिकल एक्शन दिख रहा है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में मैम उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, सिर्फ रूल्स है। वो कह रहा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं है, सिर्फ रूल्स तुम डाल दी। हाँ तो डालो जल्दी से, ठीक है बेटा, मैं देख ले रही हूँ, अभी करवा दे रही हूँ। लास्ट सेंटेंस में इनको दिक्कत होता है कि विमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स दैन मेन, है ना। जनरलाइजेशन होगा बेटा यहाँ पे, अभी सही करके आपको आज शाम तक ये भी मैं डाल दूंगी। सुनो ध्यान से क्या है। अगर कहते हैं कि विमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन, तो सबसे पहले तो लड़के उछल पड़ते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं होता, है ना, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन बेटा बात क्या है ना, अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस देखो तो आपको महसूस होगा कि हर मर्द यही कहता है मेरी माँ तुमसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है ना। इसका मतलब है कि जनरेशन बाय जनरेशन अब तो हम लोग महिलाएं गोबर खाना बना रहे होंगे, बिल्कुल गोबर परोस रहे होंगे, क्योंकि हर जनरेशन का मर्द यही बोलता है मेरी माँ तुमसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, अपनी वाइफ को बोलता है। एक कलाम ने कहा था बैक बेंचर्स आर मोर इंटेलिजेंट, जो पीछे बैठने वाले होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसमें तो सारे फ्रंट वाले तो गुस्सा हो जाएंगे, है ना। आप सुनो ध्यान से, ऐसे कंडीशन में आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन में कि इस सेंटेंसेस को हम कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन। क्या भाई, सबको समेट कर एक साथ सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, है ना। जितनी फेमिनिस्ट क्या बोलती, सारे मर्द ऐसे होते हैं, राइट। इसका मतलब क्या किया उसने, सबको एक साथ समेट दिया। जब वो ऐसा स्वीपिंग जनरलाइजेशन देती है तो वो अपने समय के लिए नहीं देती है, वो हर समय के मर्द के लिए देती है, हर समय की औरत के लिए देगा कोई व्यक्ति। इसका मतलब है कि उस सेंटेंस को चेंज मत कर देना नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि नियम आगे मैं पढ़ाने वाली हूं। मैंने क्या लिखा है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज ईडियम फ्रेज, यानी कि यही सब, ठीक है। द टेंस टाइम एंड प्लेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज, इसका मतलब है कि इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ही सेड दैट, बस, ठीक है। खाली यहां पर कहोगे ही सेड दैट और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही हुआ तो ही के साथ गो नहीं आता है, गोज होता है, ये होगा, है ना। और अगेन यहां पर भी कहोगे ही के अकॉर्डिंग है तो ही सेड दैट, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, और यूज टू गो में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी तो सब में खाली कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, और पहला जो शब्द है उसको कैपिटल से स्मॉल बना दो, बस, है ना। गांधी जी में तो जी कैपिटल ही रहेगा क्योंकि नाम है, बस सब में बस, और कुछ नहीं किया। देखो खाली इन्वर्टेड कॉमा हटा देना, दैट्स इट, सब में इन्वर्टेड कॉमा हटा देना, ठीक है। मैन विल बी मैन, बेटा मैन विल बी मैन ही रहेगा, विल का वुड नहीं बनाएंगे हम। हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक।
चलो, क्या है? दैट्स इट मीन्स मैम दैट्स इट मतलब वो ये हुआ, ऐसे कहते हैं ना, दैट्स इट मतलब ये हुआ। ठीक है, देखो सबका आंसर मैंने यहां पे लिख दिया है। तो देखो किसी में कोई टेंस वगैरह चेंज नहीं हुआ है। देखो क्लियर? नहीं शुभम, ऐसा कोई कहावत नहीं है वीमेन विल बी वीमेन। तुम लोग जबरदस्ती बनाओगे जी। हाँ चलो, अब जरा देखो ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। रवि भूषण, कहां तुम झूठ मूठ का कंफ्यूज करना चाहते हो सबको? पैसिव वॉइस थोड़ी होगा, फिर वो नहीं रहेगा पैसिव वॉइस में। लास्ट पॉइंट देख लो, क्योंकि इसको आपको याद करके रखना है ढंग से, क्योंकि इसके बाद सारा इसी नियम पे होगा। ध्यान से सुनो। आई केम हियर येस्टरडे, ठीक है, आई केम हियर येस्टरडे। अब ध्यान से सुनना, ऐसे सेंटेंसेस में ना कहोगे ये ईडियम है, कहोगे नहीं, नहीं ना। फ्रेज है, नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल नहीं, है ना। इसका मतलब है अभी जितना पढ़े हो उनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो जरा, राइट। इसका मतलब है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, देखो ध्यान से, और रिपोर्टेड स्पीच, ईडियम, फ्रेज, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल पास्ट, ये सब कुछ भी ऐसा नहीं हो जो अभी बताया आपको मैंने, है ना। तब क्या करोगे? तब टेंस, टाइम और प्लेस चेंज होगा। कैसे? देखो जरा। केम का हैड कम हुआ, आई का ही तो हम पढ़ चुके, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का भी दैट होता है, हम पढ़ चुके। लेकिन हियर का भी देर हो गया, और यस्टरडे का द डे बिफोर यस्टरडे हो गया, हियर का देर हो गया। देखो जरा ध्यान से, देख रहे हो चेंज? केम का हैड कम हुआ, है ना, हियर का देर, और यस्टरडे का डे बिफोर यस्टरडे, राइट। बस यही नियम तो देखना है कि ऐसा क्या हुआ कि टेंस चेंज हुआ, प्लेस भी चेंज हो गया और टाइम भी चेंज हो गया। अब मैं बताती हूँ वो कैसे। मैं अपने कॉलेज गई और मैंने कहा आई स्टडीड हियर 10 years ago, आई स्टडीड हियर 10 years ago। आप मेरे साथ थे। जब आप घर पहुंचे और आपने मान लो 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद किसी को बताया कि मैम के साथ में गया था और मैम ने ये कहा था, ठीक है, तो आप कहोगे मैम सेड दैट, ओके। लेकिन स्टडीड का हैड स्टडीड बनाओगे, क्यों? क्योंकि मैंने जब बोला तो पढ़ा तो उसके पहले है, तो आपने कहा मैम सेड दैट, तो शी हैड स्टडीड हो जाएगा ना, यानी स्टडीड का हैड स्टडीड बनाया। लेकिन अब आप वहां नहीं हो, उस कॉलेज में नहीं खड़े हो, आप अपने घर में किसी को बता रहे हो ये बात, तो हियर नहीं बोलोगे, आप कहोगे देयर। क्यों? क्योंकि आपका प्लेस चेंज हो गया है। और मैं कह रही हूँ 10 years ago, एगो का मतलब होता है अभी से पीछे। अब आप ये 6 महीने बाद आप किसी को बता रहे हो, अगर आप एगो बोलोगे ना, इसका मतलब जिस दिन आप बता रहे हो उसके 10 साल पहले नहीं, आप बताना चाहोगे कि मैम ने जब ये बात कही थी उसके 10 साल पहले, तो एगो का बिफोर हो जाएगा। तो आप क्या बनाओगे? मैम सेड दैट शी हैड स्टडीड देयर 10 years बिफोर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्टडीड का हैड स्टडीड बनाया, हियर का देयर बनाया और एगो का बिफोर बनाया। ये क्या किया? ये मैंने ये किया। पहले एक बार सीरियसली इस रूल को देख लो, क्योंकि पूरा असर्टिव का फाइनल रूल है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है।
एक सेकंड बेटा, खाली आखिरी में एक थोड़ा सा मिस्टेक है, लास्ट खाली इधर सुनो। अब जाके इसको सही करवा के ले आओ। फटाफट खत्म करो इसको, आज ही लूट करना है। सुनो, खाली इसको कर दो। आप इसको तो अभी हटा ही दो, इसको तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ये ऊपर का रिपीट हो गया, वो भी गलत तरीके से। अब सुनो ध्यान से, जरा आप एक चीज़ महसूस करो, बहुत आसान है। अगर आप टेंस पढ़े हो तो जानते हो, सिंपल प्रेजेंट का पास्ट क्या है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का कोई भी पास्ट मैंने पढ़ाया आप लोगों को ना? सिंपल पास्ट का पास्ट कहा था, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट बताया था, और कुछ नहीं बताया था। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो बन गया सिंपल। एक सेकंड रुकना, अभी रखो। सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट बन गया पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब है कि अगर V1 हो तो V2 बना दो, V2 है तो हैड प्लस V3 बना दो, है ना? हैड प्लस V3। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो यानी इज MR हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना दो, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दो। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट बना दो, पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब छोड़ो ना, खाली एक ही चीज तो हम कर रहे हैं, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट। देखो ना, कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, हम एक ही काम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट परफेक्ट, चाहे वो सिंपल वाला क्यों ना हो। चलो कॉन्टिन्यूअस वाला देखो तो, प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट परफेक्ट। ओके, चलो परफेक्ट वाला ही क्यों ना हो, प्रेजेंट का पास्ट। लेकिन याद रखना, जैसे हम ये वर्ड पास्ट परफेक्ट मुझे मिलता है, हम जान जाते हैं कि पास्ट परफेक्ट का पास्ट तो है ही नहीं। ठीक है ना? पास्ट परफेक्ट का पास्ट तो है ही नहीं। क्लियर? आलोक, ये पूरा कंप्लीट ऑनलाइन ऑफलाइन में सब में अब मैटर यही होगा बेटा। अभी तो और भी इंप्रूव करेंगे हम, ठीक है? और यानी कि हमेशा हर जगह पे एक ही चीज है, प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट परफेक्ट। हर जगह यही हमारा रूल चलेगा। यानी एक एक कदम हम भूतकाल में जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। एक एक कदम भूतकाल में। ठीक है? देख लो, सुनो। एक सेकेंड, ये जो बनाया है ना, इसको अलग क्यों कर दिया है? ऐसे ग्रीन क्यों कर दिया है? या तो चारों को ग्रीन करो। वो लग रहा है हेडिंग है। ठीक है, अब ले जाओ, चारों को ग्रीन करा दो। ठीक है, बाकी हो गया। चलो, ये हमारा चेंज इन टेंस था। अब जरा मॉडल्स में आओ। मॉडल्स में भाई हम हमेशा प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं। जरा देखो, प्रेजेंट का पास्ट कैन का कुड, है ना? उसके बाद मे का पास्ट माइट होता है, विल शैल का वुड शुड होता है, राइट? और चेंज ऑफ प्लेस, मैंने कहा जगह चेंज है, हियर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोस, है ना? और अभी की बात कर रही हूं नाउ, तो आप रात को 10 बजे क्या बोलोगे? देन, है ना? टुडे तो कहोगे दैट डे, टू नाइट तो कहोगे दैट नाइट। क्यों? क्योंकि 10 दिन के बाद टू नाइट ही थोड़ी रहेगा, 10 दिन के बाद तो दैट नाइट हो जाएगा ना। आज मैं कहूंगी यस्टरडे, तो आप कहोगे मैम जिस दिन बोली थी ना उसके प्रीवियस डे या द डे बिफोर। आज अगर मैं कहूं टुमारो, तो आप कहोगे मैम जिस दिन बोली थी उसके नेक्स्ट डे, देखो द फॉलोइंग डे। अगर मैं अभी कहूंगी 2 days ago, तो 5 दिन के बाद आप कहोगे 2 days बिफोर, यानी मैम जिस दिन बोली थी उसके 2 days बिफोर, राइट? अगर मैं आज कहूं लास्ट नाइट, तो 4 दिन बाद क्या कहोगे? लास्ट नाइट थोड़ी बोलोगे, लास्ट नाइट का मतलब तो फिर कल हो गया, बीता हुआ कल, तो कहोगे द प्रीवियस नाइट। ठीक है? और अगर मैं अभी कहूं हेंस ऑनवर्ड्स, तो कहोगे हेंस ऑनवर्ड्स का मतलब हो गया देंस ऑनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि अब से मैं बोल रही हूं तो तब से बोलोगे ना। ठीक है, बोलो। चलो बस इतना ही रहने दो इसमें आज।
चलो वो कैब में आ जाओ, और इसका ये जो रूल्स बताए उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में इसी के अकॉर्डिंग फिर चलना है हमें। पैंतीस तक हो गया था। अब आओ इसमें हम लोग आएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस में, ठीक है। 21 से तो प्रियंकित नहीं है अभी अलाउड, ये अब नेक्स्ट मंथ का ही पता चलेगा कि नेक्स्ट मंथ अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, सुनो ध्यान से। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होता है, ध्यान से सुनना। जनरली जैसे गाय भैंस को या जैसे अपने गधे को जब काम कराते हैं, काम ठीक करता है तो उसको गाजर खिलाते हैं, है ना, अच्छा जो उनको पसंद होते हैं जानवरों को, घोड़े को। और जब काम नहीं करता है तो क्या करते हैं, उसको स्टिक से पिटाई होती है। इसका मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, है ना, वही तो है जो प्राइवेट सर्विसेज में है, जो आप पसंद नहीं करते हो। एंड नाउ द गवर्नमेंट वांट टू अप्लाई द सेम कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इन गवर्नमेंट जॉब्स टू, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कम इन हैंडी। जो भी चीज आपके हाथ में आ जाता है, देखते हो जो घर में आपका